अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मनी लर्निंग फोरम यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम लोग जो है अपना प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 के ये बेसिकली 9 क्लास की बायो के एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले हमने जो है अपना इंग्लिश का और कंप्यूटर का इन दो की हम वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एमसीक्यू से रिलेटेड, और साथ में मैंने ग्रामर रिलेटेड भी किया था, तो वो जाकर देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो इट्स ऑल अबाउट जो है एमसीक्यूज़ की मैं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ कि तुम लोग ना अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी तुम लोगों की साथ साथ होती जाए। बाकी पेपर्स मुझे मिलते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह बनाता जाऊँगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है यहाँ पर फर्स्ट कि स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज। अब यहाँ पे आपके पास चार है। सबसे पहले आपके पास है एंटोमोलॉजी। ठीक है। सेकंड है आपके पास पैलेंटोलॉजी, फिर टेक्सोनोमी, फिर हिस्टोलॉजी। ठीक है। अच्छा जी, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है ये इंसेक्ट्स का जो आप बेसिकली स्टडी कर रहे होते हो, ये उसके लिए होता है। ठीक है। पैलेंटोलॉजी बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि हम जैसे बहुत पुराने या हज़ारों या बेसिकली लाखों साल पहले का ना जिंदा जानवर और पौधों का बेसिकली जो स्टडी करते हैं ना वो। ठीक है। और ये जो बेसिकली स्टडी होती है फॉसिल्स की मदद से किया जाता है। ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स बेसिकली ये होते हैं असल में ना पुराने जानवरों या पौधों से, पौधों का ना एक तरीके से समझ लो कि यार पत्थर बेसिकली जो है ना बने हुए निशान होते हैं। ठीक है। जो बेसिकली ज़मीन में आपको मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है कि भाई जानवरों और पौधों की जो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग का जो अमल हो रहा होता है ना, वो टैक्सोनॉमी होता है। और हिस्टोलॉजी बेसिकली ये होता है सेल्स और टिश्यू। ठीक है, उसका बेसिकली मुताला हो रहा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट इसका जो आंसर होगा, क्योंकि फॉसिल्स की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पर पैंट लो। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो वहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले ये चार है आपके पास। इट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। बायो जियोग्राफी, फिर उसके बाद आपके पास है साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बायो जियोग्राफी। तुम लोग पूछोगे कैसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंस जो बेसिकली जिंदा चीज़ों में मतलब टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपके पास मेडिसिन प्रोडक्शन हो गया या जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें। बायोजियोग्राफी एक तरीके से समझ लो कि एक इल्म है। ठीक है। जो जानवरों और पौधों के जो है ना एक तरीके से मुख्तलिफ बेसिकली जगहों पर जो है ना मतलब एक तरीके डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना स्टडी करती है। मतलब ये एक तरीके से ये देखता है, समझ लेना, बायोजियोग्राफी के भाई कौन से जानवर और पौधे किस एरिया में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। मतलब ये क्लाइमेट, ज़मीन, जोग्राफी, मतलब कि आप एक तरीके से समझ लो ज़मीन की शक्ल और एवोल्यूशन। ठीक है। उनको भी जो है ना ये तरीके से समझने में मदद देती है। तो इट्स ऑल अबाउट बायोजियोग्राफी। ठीक है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी इज ऑल अबाउट जो आप सेल्स होते हैं ना उनका बेसिकली स्टडी होती है। साइटो और जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक्स के अंदर ज़्यादातर आपके पास जो है ना डीएनए ये सब जो होते हैं उनका मुताला हो रहा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट बायोजियोग्राफी। ठीक है। द थर्ड वन इज ऑल अबाउट द इक्वेशन स्टेट दैट टू रेशो आर इक्वल। रेशो, प्रोपोर्शंस, गैस और सेंसेस। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इट्स ऑल अबाउट द थर्ड वन इज प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शंस यहाँ पे क्यों है, क्या वजह है इसकी, मैं बता दूं। देखो, प्रोपोर्शनल एक तरीके से जो होता है ना वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली आपके बराबर है। अब दो रेशोज किस तरीके से आपके बराबर है? इट्स ऑल अबाउट 2/4, 4/8। ठीक है। इस तरीके से दो रेशोज आपके बराबर हैं। अब रेशो का मतलब क्या होता है कि दो नंबर के आपस का ताल्लुक एक तरीके से दिखा रहा होता है, वो आपका रेशोज होता है। ठीक है। दो नंबर्स आपस में मतलब ताल्लुक दिखाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, मतलब एक ताल्लुक दिखा रहा होता है, इस तरीके से होता है। ये आपके पास होता है रेशो। ठीक है। और आपके पास जो बाकी है यहाँ पर गैस हो गया या फिर सेंसेस हो गया। ठीक है। सेंसेस इज ऑल अबाउट देखना सुनना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और गैस मतलब कि कोई भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, तो वो तो यहाँ पर हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है फोर्थ वन, द और द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टेक्सा, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। तो सिंपल इज दैट, इट्स ऑल अबाउट सिस्टम हो नहीं सकता, ये भी टेक्सा ही होगा इनका। ठीक है। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो टेक्सा एक तरीके से वो ग्रुप होता है ना जिनमें मतलब ज़्यादा आप एक तरीके से जो है ना समझ लो कि मखलूक़ात जो होती है ना उनकी क्लासिफिकेशन मतलब सिस्टम्स के जो है ना एक तरीके से मुताबिक अब डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप या लेवल को एक बेसिकली जो है ना वो क्या कहा जाता है? टेक्सॉन कहा जाता है। और इसका जो एक तरीके से समझ लो कि प्लूरल होता है वो होता है आपके पास टेक्सा होता है। ठीक है। जैसे आपने ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोस्ट पढ़ी होगी, 9 क्लास के अंदर, जिसमें किंगडम, फाइलम हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सब जो होते हैं ना ये सारे जो है वो टेक्सा हैं। ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ जाकर देख लो उसमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है कि भाई कोई भी आपके पास जो है तरतीब या तरीके से, तो इट्स ऑल अबाउट वो सिस्टम्स हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई भी जिंदा चीज़ जो होती है, जैसे जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें। और फिर बायोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या होता है? मतलब ये एक तरीके से समझ लो कि ये
क्लासिफिकेशन लेवल है जो टैक्सा का ना एक तरीके से एक सिर्फ हिस्सा है, समझ लो। तो इट्स ऑल अबाउट टैक्सा ही होगा इसका, ठीक है। द कटिंग डाउन ऑफ द ट्री इज कॉल्ड, ठीक है। ट्री को जब आप काट रहे होते हो, कट कर रहे होते हो, तो वो क्या होता है? फॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन या एक्सटेंशन। तो सिंपल सी बात है, इट्स ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सही है, डिफॉरेस्टेशन होता है। क्यों? देखो भाई, डिफॉरेस्टेशन सिंपल सा मतलब यही है, याद रखना, कि दरख्तों का काटना इट्स ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन होता है, या जंगल को खत्म कर देना वो डिफॉरेस्टेशन होता है। और ये इन्वायरमेंट के लिए अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का एक तरीके से सबब बनता है, ठीक है। फॉरेस्टेशन क्या होती है? क्योंकि यहाँ स्टेशन होती है, तो ये कटिंग की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्टेशन तो हो नहीं सकती। अगर ये बात करते हैं कि भाई ट्रीज लगा रहे हैं, ग्रोइंग ऑफ ट्री, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ एनी ट्रीज, तो फिर वहाँ पे फॉरेस्टेशन होता। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना, मतलब प्रोटेक्ट करना, समझ लो। और एक्सटेंशन मतलब कि किसी भी जो है ना, मतलब कि मखलूक जो है ना, उनका ख़त्म हो जाना, वो डिस्टिंक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास डिफॉरेस्टेशन है। सिक्स्थ है आपके पास, दिस थिन वॉल ऑन द आउटर साइड ऑफ शेल सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर सेल इज, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पर होता है आपके पास, प्राइमरी वॉल नहीं हो सकता, सेकेंडरी। आपने अगर इसको पढ़ना है तो आप प्रॉपर्ली जो है ना, सेल्स की डायग्राम को प्रॉपर्ली देख लो, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये वाला जो, ठीक है। वैसे ये जो इसका आंसर है ऑल अबाउट मिडल लैमला, ठीक है। तो वो क्यों है भाई? वो मिडिल लैम्ब्डा ना एक थिन लेयर होती है, तुम लोग अपने देख लेना, जो दो मुख्तलिफ सेल्स को ना अलग अलग करती है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादातर किस में पाया? ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और ये बेसिकली ना किससे बनी हुई होती है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। अकॉर्डिंग ये पैक्टन्स होती हैं, उनसे बेसिकली जो होती है ना, ये बनी होती है, ठीक है। जो बेसिकली ना सेल्स को क्या कर रहे होते हैं, सेल्स को आपस में जो होते हैं ना, सेल्स को आपस में जोड़ने, ठीक है, सेल्स को आपस में जोड़ने का बेसिकली काम करती है। एंड इफ यू आर सेइंग अबाउट के प्राइमरी वॉल्स क्यों नहीं होती, तो बेसिकली सेल वॉल जो होता है ना आपके पास, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल का सबसे पहला और फ्लेक्सिबल हिस्सा हिस्सा जो होता है ना, जो नए सेल में होता है, इट्स ऑल अबाउट प्राइमरी वॉल, ठीक है। और सेकेंडरी वॉल पे होता है कि ये प्राइमरी वॉल के बाद डेवलप होता है, ठीक है। ये बाद में डेवलप होता है, वो होता है आपके पास सेकेंडरी वॉल। और ज़्यादा मजबूत होता है ये सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है? तो सेल मेम्ब्रेन देखो, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल अबाउट कि हर सेल जो होता है ना, सेल का जो बेसिकली आपके पास जो बाहर का फ्लेक्सिबल कवर, समझ लो, एक तरीके से आपके पास जो फ्लेक्सिबल कवर है ना, ठीक है, जो मतलब कि अंदर का जो बेसिकली अंदर की जो चीज़ें हैं ना, उसको क्या कर रहा होता है, उसको बेसिकली बाहर से जो है ना अलग करता है। इट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली मिडल लेमेला हो, ठीक है। मिडल लेमेला वही है यार, एक थिन लेयर होती है जो दो बेसिकली मुख्तलिफ सेल को अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा था, थिन वॉल ऑफ द आउटर साइड ऑफ द सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास है, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, इनलार्जमेंट क्या चीज़ होती है? वो होती है आपको मैग्निफिकेशन, आपके पास मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्यों होती है? देखो भाई, मैग्निफिकेशन तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर तुम लोगों को नहीं पता मैग्निफिकेशन का, तो तुम लोग चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 रिलेटेड जो है मैग्निफिकेशंस में चेकआउट कर सकते हो कि क्या होता है। आई थिंक तो चैप्टर नंबर 4 में है मैग्निफिकेशंस, ठीक है। वहाँ पे तुम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर सकते हो, बट फिर भी समझा देता हूँ शॉर्ट पॉइंट्स के बिहाफ पे, कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि भाई किसी भी इमेज को बड़ा दिखाना। माइक्रोस्कोप या फिर आप एक तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, वो मैग्निफिकेशंस के लिए यूज़ होती है, ताकि जो आपकी छोटी चीज़ भी क्या होवे वो बड़ा नजर आए। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आए तो यू कैन गो थ्रू दी, मतलब बेसिकली होता है कि भाई किसी भी जो है ना इमेज को बड़ा दिखाना, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास एक तरीके से मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ होती है, जो छोटी चीज़ों को बड़ा जो है आपकी नजर आए। अब ये चीज़ें आप जो है ना मैट्रिक क्लास में भी पढ़ोगे इन डिटेल के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप इन मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो वहाँ पे तुम लोग ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो। अभी के लिए बस ये समझ लो, बाकी अदर रेजोल्यूशन क्या होता है पता होगा, तुम लोग मोबाइल यूज़ करते हो। इमेज की जो एक तरीके से क्लैरिटी होती है ना, डिटेल्स का लेवल होता है, ठीक है, वो आपका रेजोल्यूशन है। ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को आपने ध्यान से देखना होता है। और डिटर्मिनेशन क्या होता है कि किसी चीज़ का मतलब तय करना या डिसाइड करना, ठीक है, कि मैंने ये करना है, इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास द 8th इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट सेल फॉर्मेशन, सेल साइकिल, ठीक है, न्यूक्लियोसम, और उसके बाद सेल इलॉन्गेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होता है इट्स ऑल अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल क्यों होता है? देखो, सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो दो, मतलब के जो एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन तक होने वाले जो तमाम चेंजेस होते हैं ना, उसका एक मुकम्मल सिलसिला है। और इस सेल्स में आप ग्रोथ, मतलब कि सेल बड़ा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि डीएनए कॉपी होता है। और सेल डिवीजन मतलब कि नए सेल्स जो है वो बनते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और इसके कुछ डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। आप लोग ये मेटोसिस और मियोसिस उसकी चैप्टर्स के अंदर इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, कि एक तो इंटरफेस होता है जिसमें सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और एक मेटोसिस होता है, एम फेज, जिसमें सेल डिवाइड होते हैं और दो नए सेल्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ना है तो तुम लोग ऑब्वियसली बात है लर्निंग कर रहे हो तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से देखना, ठीक है। बाकी ऑप्शंस का मतलब ये है, सेल फॉर्मेशन क्या
होता है कि नए सेल्स का बेसिकली जो है बनना होता है, जो सेल साइकिल्स का एक हिस्सा है, ठीक है। और न्यूक्लियोसम बेसिकली समझ लो कि डीएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम्स का एक तरीके से पार्ट होता है। क्रोमोसोम्स वाला चैप्टर को डिस्कस कर सकते हो अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास सेल इनंजेशंस बेसिकली क्या होता है, वो मतलब एक सेल्स अपनी लेंथ जो है ना वो बढ़ाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको जो है किस में दिखेंगे, ये ज़्यादातर आपको प्लांट सेल्स में दिखेंगे, ठीक है। प्लांट सेल्स में ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, सेल इलंजेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। नाउ वी विल कम टू दी नाइन्थ वन, ठीक है। वो है हमारे पास दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर एट द बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास पेंक्रियाज, सी, सी, इसको आप सीकम भी कह सकते हो, ठीक है, सीजम भी कह सकते हो। ये आपके पास ये है क्लोन और किडनी, ठीक है। तो ये आपके पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर तो ऑल अबाउट ये आपके पास सीकम होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्यों होगा, क्योंकि देखो सीकम जो होता है ना एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। तुम लोग अगर अपने लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सीकम एक, अब एमसीक्यूज है, मैं यहाँ डिटेल तो एक्सप्लेन नहीं कर, बस शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सीकम एक मतलब पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली शुरू में होता है। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन को जो है ना एक तरीके से कनेक्ट करता है, और इसके साथ एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू में वो अपेंडिक्स होता है, ठीक है। वो आपके पास अपेंडिक्स होता है। बाकी जो आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मतलब एक ग्लैंड है जो कि मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और साथ में क्लोन है आपके पास जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब दूसरा हिस्सा है जो आपका पानी जो होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। और किडनी इट्स ऑल अबाउट ब्लड फिल्टर करने वाला ऑर्गन होता है ये, ठीक है, जो वेस्ट को यूरिन की शक्ल में जो है तरीके से निकालता है, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी हैं। अब आपके पास सेकेंड लास्ट है, इट्स ऑल अबाउट टेंथ है आपके पास कि व्हेन एक्सेस बॉडी फैट्स आर अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी द कंडीशन इज कॉल्ड। अच्छा जी, एक्सेस बॉडी फैट, आपके पास बॉडी फैट है जो अक्यूमुलेट करता है, वो आपके पास यहाँ पे जो होगा वो होता है ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी का मतलब तुम लोगों को पता होगा मोटापा होता है। ओबेसिटी की ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी बॉडी में जो है एक्सेस फैट क्या होता है वो जमा हो जाता है, जो बेसिकली हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। मतलब ये आप एक तरीके से समझ लो कि फिजिकल इनएक्टिविटी या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये होता है, ठीक है। मोस्टली जो है पाकिस्तान के अंदर ओबेसिटी के जो लोग हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। काम बैठे बैठे करना और नो एक्सरसाइजेज, नो एक्टिविटीज़, तो उस बिहाफ के ऊपर ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं, ठीक है। अदर जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसमें स्टैवेशंस हैं, जैसे कि भूख से बहुत कमजोरी या न्यूट्रिशन की कमी, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एक्सेस बॉडी फैट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इनीमिया मतलब खून में रेड ब्लड सेल्स या आयरन की कमी होना, वो आपके पास इनीमिया है। और बेटा मतलब कि आयोडीन की कमी है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स का बेसिकली बढ़ना, तो वो आपके पास ये तो ये सब हो नहीं सकते ऑप्शंस। अब यहाँ पे 11th है कि वाटर एंड मिनरल्स एंटर द प्लांट थ्रू द, ठीक है। अब पौधे में पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो मतलब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, इट्स ऑल अबाउट रूट्स, ठीक है। कि पौधे जो है ना अपना बेसिकली जो पानी और मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, जो फिर आपका ना अगर ये भी चैप्टर लास्ट में आपको मिल जाएगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 7th में मोस्ट प्रॉब्ली, देख लेना एक बार, ठीक है। उसमें ना आपके ये बेसिकली जो है जाइलम जो होता है, जाइलम के जरिए बेसिकली स्टेम और लीफ तक जो है वो जाता है। पूरी डायग्राम बनी हुई है इसकी, प्रॉपर्ली तुम लोग पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। स्टेम बेसिकली क्या होता है, पानी और बेसिकली ना फूड को जो है प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेम। लीव्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट है लीव्स का, तो वो जाकर देख लो पढ़ लो। और ब्रांचेस होता है कि स्टेम का एक पार्ट है जो लीव्स और फ्लावर्स को बेसिकली तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब शॉर्ट शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिटेल तो डिस्कशन हो नहीं सकती, एमसीक्यूज है। बस इतना तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि एमसीक्यूज तुम्हारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तुम्हें टॉपिक्स के बारे में छोटा छोटा पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट निशान लगा दूँ एमसीक्यूज में, बट मैं नहीं चाहता कि यार तुम लोग को चीज़ें एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ना, मजा आए तुम लोगों को। अगर यहाँ तक तुम लोगों ने मेरी वीडियोस देख ली है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मैं ये वीडियोस तुम लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ जस्ट टू हेल्प यू ऑल इन योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लिटरली अभी के टाइम पे पेपर्स तो सबके पास होंगे, नो वन विल हेल्प यू लाइक दिस, ठीक है। आई एम डूइंग दिस फॉर यू ऑल गाइज, तो जस्ट आई वांट सम मोटिवेशन फ्रॉम यू कि डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर 9 एंड मैट्रिक स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ 9 मैट्रिक की वीडियोस क्रिएट नहीं करूँगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे और पेपर फर्स्ट सेकंडरीज भी होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे क्रिएट करता रहूँगा आप लोगों की दुआओं से, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑल अबाउट द फास्ट हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट कंडीशन इज कॉल्ड आउट। यहाँ पे आपके पास ब्रेडी कार्डिया, उसके पास जो है ऑस्टियोकार्डिया, फिर इरेडी कार्डिया, या फिर आपके पास है टैची कार्डिया, ठीक है। तो ब्रेडी कार्डिया बेसिकली जो होता है उसमें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें जो दिल की धड़कन होती है ना वो 60 बीट्स होती है, ठीक है, आपके लेक्चर्स में गिवन है, ठीक है। और ऑस्टियोकार्डिया बेसिकली जो है ना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है ऑस्टियोकार्डिया और एरेडी, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो आपके पास लिखे हुए हैं
आई थिंक सो इट्स नॉट अ मेडिकल टर्म एट ऑल, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ठीक है। पेडिकार्डिया की 60 बीट्स होती हैं, बट टैचिकार्डिया मोस्ट प्रॉब्ली इट्स आंसर, तो मैं इसको लगा देता हूँ। 60 बीट्स की तो बात ही नहीं हो रही, 100 पर मिनट बीट्स हो रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सही है। कैसे, वो भी बता देता हूँ। देखो टैचिकार्डिया ना एक मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी दिल की धड़कन जो होगी ना वो 100 बीट्स पर मिनट से ही ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल है ये, ठीक है। और ये आप जैसे स्ट्रेस हो गया या डिहाइड्रेशन या फिर आपको हार्ट डिजीज़ की वजह से जो है ना ये हो सकती है, तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट टैचिकार्डिया है। बाकी ऑस्टियोकार्डिया और रेडिकार्डिया ये सारे जो हैं ये मेडिकल टर्म्स नहीं है, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन दी गूगल एज वेल, आई होप सो कि भाई ये नहीं होंगे, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया का जितना तुम्हारे कोर्स में लिखा हुआ है इट्स ऑल अबाउट 60 जो है बीट्स है, तो इट्स ऑल अबाउट टैचिकार्डिया, यही आपके पास है, इट्स अ राइट आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 9 की बायो का जो है एमसीक्यूज का मामला जो है वो कंप्लीटली हमने जो है कर लिया। यू कैन राइट इन योर कॉपीज ऑल दी एमसीक्यूज और फिर अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इंशाल्लाह जो है फिर मैं नेक्स्ट बेसिकली क्लास में हाजिर होऊंगा विद न्यू कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस पेपर, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।